हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो फाइनली आज हम अपने 5th सेमेस्टर के वीडियो लेक्चर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड मैंने कुछ दिन पहले पोल करके भी पूछा था कि आप लोगों को सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए। तो आप लोगों ने मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड को चुना था। तो मैं आज से मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड की वीडियो लेक्चर्स को अपलोड करूँगी बिकॉज ऑफ आप लोग के एग्जाम भी काफ़ी ज़्यादा पास आ रहे हैं 5th सेमेस्टर वालों। तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड थोड़ा सा टफ भी हो जाता है क्योंकि इसमें हमारी सिंथेसिस वगैरह आती है। तो आप लोग को इसको ध्यान से पढ़ना होगा। तो अगर हम अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड में अगर यूनिट फर्स्ट को देखें तो यूनिट फर्स्ट हमारी 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला चैप्टर हमारा रहेगा एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स एंड सेकंड हमारा रहेगा एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, तो वो हमारे उन चैप्टर्स में वो ड्रग्स आती हैं जो कैंसर को ठीक करने के लिए मतलब यूज़ की जाती हैं। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, तो उनमें हमारी जो ड्रग्स आती हैं वो बेसिकली कैंसर को ठीक करने के लिए होती हैं। तो सेकंड चैप्टर को बेसिकली हम अलग वीडियो में कवर करेंगे बिकॉज नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। क्योंकि एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स की मतलब इसके बारे में अगर हम जब ब्रीफ में डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली ये बात है कि वीडियो हमारी 40 to 45 मिनट्स की ऑब्वियसली हो जाएगी। तो इसमें हम अपने सेकंड चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग आप लोग को वीडियो मिलती रहेगी, उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तो बेसिकली आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट रहेगा एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। इसी को हम ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो बेसिकली ये वाला जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले हम इसका समझेंगे इंट्रोडक्शन, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स का इंट्रोडक्शन, हिस्टामिन के बारे में जानेंगे एंड रिसेप्टार्स के बारे में जानेंगे कि हमारे जो रिसेप्टार हैं ये कहाँ कहाँ बाइंड होते हैं, ठीक है। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन जानेंगे कि मतलब जो रिसेप्टार्स हैं वो हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, मतलब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम इन वाले टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। बाकी जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा जिसमें हम इसकी ड्रग्स के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे H1 एंटागोनिस्ट में बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, H2 एंटागोनिस्ट में बहुत सारी ड्रग्स आती हैं एंड गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो ये मतलब इस सारे टॉपिक्स को थोड़ा 2 पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसीलिए किया गया है कि आप लोग को वीडियो लेंदी ना लगे। अगर लेंदी लगेगी तो आप लोग मतलब थोड़ा बोर हो जाएंगे पढ़ने में भी, लेकिन तब भी आप लोगों को एक एक जितनी वीडियोस अपलोड होंगी उसमें आप लोग को टाइम स्पैम मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जो चैप्टर्स देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे अब हम जानते हैं एंटी हिस्टामिनिक एजेंट के बारे में, मीन्स इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि एक्चुअल में एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स होते क्या हैं। तो अगर हम एंटी हिस्टामिनिक वर्ड को अगर हम तोड़ के देखें तो एंटी हिस्टामिनिक वर्ड हमारा 2 वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। एक होता है हमारा एंटी, एक होता है हमारा हिस्टामिनिक। तो एंटी मतलब होता है अपोज करना एंड हिस्टामिनिक से निकल के आया हमारा वर्ड हिस्टामिन। तो अगर पूरे वर्ड को अगर हम जोड़ के देखें तो इसका मतलब यही निकल के आता है कि हिस्टामिन को अपोज करना, मतलब कि इनहिबिट करना, रोकना। यानी कि सिंपली जाने तो यहाँ पे जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स है वो हमारी बेसिकली क्या कर रही हैं, इस हिस्टामिन को क्या कर रही हैं, आके यहाँ पे ख़त्म कर रही हैं या फिर उनको इनहिबिट कर रही हैं, रोक रही हैं। अब आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि हिस्टामिन ऐसी कौन सी मतलब चीज़ है, ऐसी कौन सी तोप है कि इसकी वजह से इतने सारे हमारे ड्रग्स बन गए इसको रोकने के लिए। तो हिस्टामिन हमारा एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि हमारी बॉडी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है या फिर सिंथेसाइज होता है ना। क्योंकि हिस्टामिन की वजह से ही हमारा पूरा एक चैप्टर बना हुआ है। इसी पे मतलब इसी के बारे में इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले हैं और इसको हम कैसे ख़त्म कर रहे हैं, उनकी ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ हो रही है इसको रोकने के लिए, इसको खत्म करने के लिए। एंटी मतलब क्या होता है, ड्रग्स ही होता है जो कि रोकने का काम करता है। हिस्टामिन का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा इन्फ्लामेशन। अब जैसे इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में कहीं भी होता है तो आप लोग को थोड़े थोड़े सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं, जैसे आप लोग को पेन होने लगता है या फिर इचिंग वगैरह होने लगती है, फिर मतलब डिजीनेस होने लगती है या फिर बुखार आ जाता है। अब जैसे चोट वगैरह लगती है तो आप लोग को क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। तो पेन के मतलब पेन कराने के लिए जो मतलब हिस्टामिन ही ज़्यादातर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि मतलब जो पेन हो रहा है ये इसमें किसका हाथ होता है, हिस्टामिन का भी ज़्यादातर हाथ होता है।
अब जैसे कुछ हमारी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि ईचिंग वगैरह होने लगी, स्नीजिंग हो गई, कोल्ड हो गया। जैसे कि आप लोग कभी-कभी झाड़ू वगैरह लगाते हैं, डस्टिंग वगैरह करते हैं, तो आप लोग को छींकें आने लगती हैं। बहुत लोग जिनको साइनस वाली प्रॉब्लम होती है वो एलर्जी की वजह से होती है। जैसे कि उनको बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी से एलर्जी होती है, कहीं बाहर जाते हैं, तो ज़रा सी धूल-मिट्टी लगी नहीं, उनको छींकें आने लगती हैं। तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं हिस्टामीन का हाथ होता है। हिस्टामीन ही उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इन सारी चीज़ों के लिए। फिर हमारी बॉडी में कुछ होती हैं हाइपर सेंसिटिविटी वाली रिएक्शन। कौन सी? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। अब हाइपर सेंसिटिविटी में जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही हो। अब जैसे कि हम अपना हाथ मूव कर रहे हैं, तो जैसे ये पेन है, ठीक है? तो पेन ये हमारा चल रहा है, अगर ऐसे हल्का मूव करें तब भी चल रहा है, और अगर ज़्यादा मूव कर रहे हैं तो तब भी चल रहा है। तो मतलब कि कम चीज़ में वो कोई चीज़ ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप लोग को कोई ठंडा, जैसे नॉर्मल पानी दे दिया गया घर में, बहुत लोग होते हैं ना ऐसे नॉर्मल पानी भी दो तब भी उनको बहुत ज़्यादा ठंडा लगने लगता है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की वजह से होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म मतलब थोड़ा-सा गर्म पानी दिया तो उनको बहुत गर्म लग रहा है, थोड़ा ठंडा पानी दे दो तो बहुत ठंडा लग रहा है। बहुत लोग होते हैं ना फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, कहते हैं नॉर्मल पानी दे दो। तो उनको उस चीज़ के ना मतलब थोड़े से भी जैसे थोड़ी-सी भी कोई चीज़ है तो उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिविटी महसूस होने लगती है। यानी कि हमारी बॉडी में कोई भी छोटी-सी चीज़ का बहुत ज़्यादा असर हमको लगने लगता है, तो वो हमारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की वजह से होता है। तो ये जितने भी रिएक्शंस होती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, पेन वगैरह, तो ये कहीं न कहीं हमारे हिस्टामीन की वजह से होती है। इसका बेसिकली रीज़न क्या रहता है? हिस्टामीन रहता है। मतलब ये कभी-कभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती हैं और बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी होती हैं। मतलब कि थोड़ा एडवांटेज भी होते हैं इसके और डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब जैसे कि जो हिस्टामीन है अगर हमारी बॉडी में नॉर्मली रिलीज़ हो रहा है, ठीक है? बहुत मतलब नॉर्मली एक हद तक रिलीज़ हो रहा है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर हिस्टामीन बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो मान लीजिए अगर हमारा जो हिस्टामीन है अगर बॉडी में ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ हो गया, तो मान लीजिए इसे चोट नॉर्मली लगती है, ठीक है? तो दर्द होता है तो हमको पता है कि हाँ, हम लोग को चोट लगी है किसी को, तो इसलिए दर्द हो रहा है। लेकिन अगर चोट के बिना ही दर्द हो रहा है बॉडी में, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो मतलब हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है ना, कि हमारे बॉडी में हाथ में, पैर में मतलब कभी-कभी दर्द होने लगता है ना, तो वो हिस्टामीन के ज़्यादा सिक्रीशन होने की वजह से होता है। तो जब ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है हिस्टामीन का हमारी बॉडी में, तो इसीलिए इसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोग को हिस्टामीन एंड एंटी हिस्टामिनिक का फंडा एकदम क्लियर हो गया होगा कि हिस्टामीन हमारा क्या है, कैसे है, ठीक है, और किस वजह से है। तो अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि जो हिस्टामीन है ये हमारा क्या एक्चुअल में क्या होता है और हमारी बॉडी में इसका मतलब ये सारी चीज़ें क्यों कॉज करता है, पेन, एलर्जिक, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें क्यों कॉज करता है और इसके क्या क्या मतलब सिंथेसिस वगैरह, इसके सारी एकदम पूरा डिटेल्स में हम इसको यहाँ पे समझेंगे। तो अगर इसको हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में समझें एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स की डेफिनेशन को, तो दीज आर दोज एजेंट और ड्रग्स विच इनहिबिट द एक्शन ऑफ हिस्टामिन इन ह्यूमन बॉडी। यही जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये हमारे वो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो या फिर ड्रग्स होती हैं जो कि क्या करते हैं, जो हिस्टामिन है हमारी बॉडी में, जो हिस्टामिन रिलीज़ हो रहा है, अगर उसका ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है या फिर मतलब जो भी नुकसान हो रहा है हिस्टामिन की वजह से, उसको ये क्या करता है, हिस्टामिन को एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हमारी क्या करती है, फिर एजेंट्स जो होते हैं वो हमारी क्या करते हैं, इनहिबिट करती है, रोकने का काम करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो एक हिसाब से जो भी एजेंट या फिर जो भी ड्रग्स हिस्टामिन हमारी बॉडी में हिस्टामिन के एक्शन को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, वो हमारे एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे हिस्टामिन की डेफिनेशन देखें, इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड इट कम्स अंडर द क्लास ऑफ ऑटोकॉइड्स। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितना मैंने बताया कि हमारे कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में ही बनते हैं एंड हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे फंडा क्या है, यहाँ पे ये हमारे किसके अंडर में आता है, ऑटोकॉइड्स के क्लास के अंडर में आता है। अब आप लोग को यहाँ पे ऑटोकॉइड टर्म्स को समझना है, तभी आप लोग को समझ में आ जाए कि हिस्टामिन एक्चुअल में क्या है और कैसे है। तो जब हम यहाँ पे ऑटोकॉइड्स को, इस टर्म को अगर हम समझे, तो ये हमारा एक ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है, जो कि हमारे दो वर्ड से मिलके बना होता है। एक हमारा होता है ऑटा, एक हमारा होता है एकस। तो जो ऑटा होता है वो उसका मतलब होता है सेल्फ एंड एकस मतलब होता है रेमेडी और हीलिंग।
तो ऑटोकॉइड्स को थोड़ा-सा हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा। एक्चुअल में थोड़ा-सा मैंने वैसे बना दिया है, इसका हाथ थोड़ा लंबा कर दिया है जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। हँसना मत प्लीज़। अब जो ऑटोकॉइड्स होते हैं वो किसी भी ग्लैंड वगैरह से सिक्रीट नहीं होते हैं, मतलब जो हार्मोन वगैरह होते हैं उससे सिक्रीट नहीं होते हैं। तो ये जो हमारे ऑटाकॉइड्स होते हैं ये बेसिकली हमारे किसी भी सेल से, मतलब कि ऑटा का मतलब क्या होता है, सेल होता है। तो ये हमारे किसी भी सेल से क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं, जैसे या फिर टिश्यूज ही कह सकते हैं इनको। ये हमारे या ये देखिए, अगर आप लोग को ये डेफिनेशन याद करनी है तो आप लोग ये भी याद कर सकते हैं, बाकी ये भी हमारी डेफिनेशन इसी की है ऑटोकॉइड्स की। तो ये जो ऑटोकॉइड्स होते हैं ये बेसिकली हमारे लोकल हार्मोन से रिलीज होते हैं, जैसे कि हमारे टिश्यू वगैरह हो गए। तो टिश्यू वगैरह से क्या होते हैं, ये हमारे रिलीज होते हैं या फिर सिक्रीट होते हैं। अब जैसे कि यहाँ से हमने इसके हाथ से हमने एक टिश्यू ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो ऑटोकॉइड्स होते हैं ये हमारे क्या हो गए, सिक्रीट होते हैं, ठीक है, इस वाले टिश्यू से। अब यहाँ पे ये होता है, यानी कि यहाँ से अगर ऑटोकॉइल इस टिश्यू से अगर सिक्रीट हो रहे हैं या फिर यहाँ से उठ के बन रहे हैं, तो जितना भी मतलब जो भी असर होगा वो जहाँ से, मतलब जिस टिश्यू से ऑटोकॉइड्स बन रहे हैं या फिर रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, सिक्रीट हो रहे हैं, उसी एरिया में ही इसका असर शो होगा। ये नहीं कि मतलब पूरी बॉडी में अगर यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है ऑटोकॉइड्स का तो पूरी बॉडी में मतलब इसका इफेक्ट शो करेगा, ऐसा नहीं होता है। बल्कि यही होता है कि जहाँ से सिक्रीट हो रहा है वहीं पे इसका असर शो होगा, मतलब जहाँ से रिलीज हो रहे हैं वहीं पे इनका एक्शन शो कर, मतलब ये अपना एक्शन शो करते हैं। इसीलिए ये जो ऑटोकॉइड्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, लोकल हॉर्मोन्स कहते हैं, जहाँ से ये क्या होते हैं, बेसिकली रिलीज होते हैं। तो ये ऑटोकॉइड्स वहीं पे मतलब अपना एक्शन शो करते हैं या फिर वहीं पे अपना मतलब असर दिखाते हैं जहाँ से ये रिलीज़ होते हैं, मतलब पूरी बॉडी में नहीं, जहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं या फिर जहाँ पे ये सिंथेसाइज हो रहे हैं वहीं पे अपना ये असर उसी साइड पे क्या करते हैं, अपना असर दिखाते हैं। और ये हमारे लोकल हार्मोन से ही रिलीज़ होते हैं किसी भी टिश्यू के। तो आई होप आप लोग को ऑटोकॉइड्स का मतलब समझ में आ गया होगा। अब वही चीज़ यहीं से हमारा हिस्टामिन भी होता है। अब हिस्टामिन जो है ये भी हमारा दो वर्ड से बना होता है, हिस्ट एंड अमीन। अब हिस्ट का मतलब होता है हिस्टोज, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, टिश्यू होता है। अमीन हमारा एक ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है, जिसको हम कहते हैं NH2 ग्रुप। तो ये भी हमारा जो हिस्टामिन है एक तरीके का, ये भी हमारा ऑटोकॉइड ही होता है, जो कि हमारे किसी भी जगह के मतलब टिश्यू से क्या होता है, रिलीज होता है। तो एक एक चीज़ आप लोग समझिए कि जो हिस्टामिन है वो किसी भी टिश्यू से क्या होता है, रिलीज होता है। एंड हिस्टा, हिस्टा मतलब क्या होता है, टिश्यू, ठीक है। हिस्ट मतलब टिश्यू होता है। अमीन, अब यहाँ पे हिस्टामीन है ना, तो अमीन ये इसमें हमारा अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए हिस्टामीन, तो अगर दोनों वर्ड्स को जोड़ेंगे तो हिस्ट मतलब टिश्यू हो गया, अमीन मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अमीन ग्रुप हो गया। तो अमीन ग्रुप भी इसमें हमारे प्रेजेंट होता है। तो आई होप आप लोग को हिस्टामिन का थोड़ा सा फंडा क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा एक तरीके का ऑटोकॉइड भी होता है जो हिस्टामिन, और ये हमारे टिश्यू, किसी भी लोकल हार्मोन के टिश्यू से क्या होता है, रिलीज होता है और अपना एक्शन उसी साइड पे शो करता है जहाँ से ये इसकी सिंथेसिस हुई हो या फिर ये जहाँ से रिलीज हुआ हो। तो अब हम इसका थोड़ा सा डायग्राम की तरफ देख लेते हैं। तो हिस्टामिन का ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, ठीक है। तो ये हमारी जो हिस्टामिन है ये हमारा कुछ 3 पार्ट्स में कन्वर्ट होता है, जैसे कि ये जो रिंग होती है ये हमारी इमिडाज़ोल रिंग होती है। अगर आपने हेटेरोसाइक्लिक वाला पढ़ा होगा तो आप लोग को ये पता चल रहा होगा कि हमारी इमिडाज़ोल रिंग है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये हमारी इथाइलिन ब्रिज कहलाती है। ये वाला जो पार्ट है इथाइलिन ब्रिज, एंड NH2 आप लोग जानते हैं कि इसको हम अमीन ग्रुप कहते हैं। तो ये इसमें हमारे 3 पार्ट्स आ जाते हैं। ये हमारे जो इथाइलिन चेन या फिर इथाइलिन ब्रिज होती है, ये यहाँ पे हमारे 2 ग्रुप जुड़े होते हैं। यहाँ पे CH2 होता है, यहाँ पे CH2 होता है। तो आप लोग को CH2 पता है, इथाइलिन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इथाइलिन ब्रिज होता है। तो इन्हीं 3 चीज़ों को कंसिस्ट करता है हमारा हिस्टामिन, इन्हीं 3 चीज़ों को जोड़ के हमारा हिस्टामिन बना होता है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया स्ट्रक्चर के नाम से, ठीक है। अब इसका एक और नाम होता है, जैसे IUPAC नेम से अगर पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क्स में, तो जैसे कि IUPAC नेम में इसका नेम आ जाता है 2,1H इमिडाज़ोल 4-आइल एंड इथेनामाइन। तो मतलब 1H मतलब कि H हमारा यहाँ पे ये आ जाता है 1 पे, ठीक है, H, और ये हमारी पूरी इमिडाज़ोल रिंग हो जाती है, और 4 पे हमारा आइल आ जाता है। और जो ईथेन अमीन है, ठीक है, तो ईथेन मतलब ये वाला जो CH2 वाला ग्रुप है, इथाइलिन ब्रिज, ये आ जाएगा, और अमीन हमारा NH2 हो जाएगा, ठीक है, अमीनो ग्रुप हो जाएगा। तो ये हमारे इसका ये हमारा IUPAC नेम होता है। तो इस टाइप से आप लोग इसको याद कर सकते हैं।
तो ये तो इसका सिंपल आप लोग स्ट्रक्चर जान गए, ठीक है। अब हिस्टामीन को डिस्कवर किसने किया था ये भी जान लीजिए। तो हिस्टामीन को डिस्कवर किया था सन हेनरी डेल ने इन 1910 में। अब आप लोग हिस्टामीन के बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे तो उससे ज़्यादा ही आप लोग मतलब जब मैकेनिज्म वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग डिटेल्स में अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि हिस्टामीन के बारे में जितना ही जाने उतना ही कम रहता है। तो आगे इसके बारे में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो अब ये तो हिस्टामीन के बारे में आप लोग स्ट्रक्चर वगैरह देख लिए हैं, ठीक है। अब इसकी हम बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज, कैटाबॉलिज्म ऑफ हिस्टामिन, इस सब के बारे में यहाँ पे हम ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से हर एक चीज़ पढ़िएगा, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हिस्टामिन के सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। अब सिंथेसिस के बारे में जाने तो यहाँ पे हमारी जो बॉडी में यहाँ पे एक और कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं हिस्टिडीन। अब जो हिस्टिडीन है ये भी हमारे अमीन ग्रुप को क्या करता है, कंटेन करता है। अब यहाँ पे कहानी कैसे है ये आप लोगों को समझना है। अब यहाँ पे हम क्या कराते हैं, हिस्टिडीन की यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन करा देते हैं। अब डी कार्बोक्सिलेशन मतलब अब यहाँ पे डी से आप लोगों को समझना है मतलब कि डिलीट, मतलब कि डिलीट हो गया। अब वैसे कोई मैसेज वगैरह डिलीट करते हैं तो वो खत्म हो जाता है ना, तो डिलीट मतलब डिलीट कर देना, हटा देना। और कार्बोक्सी मतलब यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे, कार्बोक्सी मतलब होता है यहाँ पे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप लोग ध्यान से समझे तो अगर यहाँ पे हम CO2 माइनस कर दे, मतलब CO2 को हटा दे, डिलीट कर दे, तो ये हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, डी कार्बोक्सिलेशन कहलाती है। तो अगर यहाँ पे जो हमारा COO आप लोग इस वाले मतलब इस वाले कंपाउंड में देख रहे हैं कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो अगर हम COO को हटा के यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो ये जो H हाइड्रोजन होता है ये इसके साथ यहाँ पे क्या होता है, अटैच हो जाता है। तो जब यहाँ पे COO यहाँ पे हट जाएगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, CH2, ठीक है। और ये वाला H इसमें आ जाएगा तो ये भी हमारा CH2 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे NH2 तो ऊपर लगा ही हुआ है, ठीक है। तो CH2 NH2। तो जब हमने यहाँ पे हिस्टिडीन की डी कार्बोक्सिलेशन कराई तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब यहाँ पे मतलब ये पूरा ये जो जितना भी मतलब आप लोग को स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरा यहाँ पे सेम है एकदम, ठीक है। अब बस चेंज कहाँ पे हुआ है आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने क्या हटाया था, COO हटाया था, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या अटैच हुआ है, H आके इस वाले H मतलब CH में अटैच हो गया, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया, CH2 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे COO हट गया, अब ये CH2 इधर आया, ये CH2 इधर आया और ये NH2 इधर आ गया, तो ये हमारा पूरा कंपाउंड बन के तैयार हो गया। बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे COO हटेगा और H इसके साथ जुड़ेगा, फिर ये पूरा CH2 का कंपाउंड बन जाएगा। फिर ये तीनों मिलके यहाँ पे एक साथ जुड़ के एक कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर के साथ जो कंपाउंड जुड़ा हुआ है इसी को हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, हिस्टामीन। ये हमारा पूरा हिस्टामीन बन के तैयार हो गया। अब सिंपली देखिए एंजाइम का यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब रोल होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने कौन सी प्रोसेस की, डीकार्बोक्सिलेशन करी, ठीक है। अब यहाँ पे लेशन यहाँ पे हटा के हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एज लगा दिया। तो एज जो होता है ये किसको दर्शाता है, हमारे एंजाइम को दर्शाता है, ये हमारे एंजाइम के लिए होता है। अब ये हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेशन इसीलिए लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ हिस्टिडीन, यहाँ पे मतलब हिस्टिडीन की डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है ना, तो यहाँ पे हमने हिस्टिडीन लिख दिया है, ठीक है। अब एज इसीलिए लगा है क्योंकि ये हमारी किसकी निशानी, एंजाइम, ये हमारा एक तरीके का एंजाइम है। तो इतनी सिंपल सी इसकी बायोसिंथेसिस थी, ठीक है, मतलब सिंथेसिस थी। तो आप लोग को आई होप आप लोग को सिंथेसिस के बारे में एकदम पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा कि हिस्टिडीन से हमारा कैसे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, कैसे हमारा कंपाउंड यहाँ से हटा और ये इसमें अटैच हुआ, और यहाँ पे हमारा कैसे ये पूरा कंप्लीट जुड़ गया कंपाउंड और ये हमारा बन के तैयार हो गया हिस्टामिन, ठीक है। अब चलिए इसके स्टोरेज के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि हमारा हिस्टामिन बन तो गया, इसके सिंथेसिस तो हो गए, लेकिन ये हमारा हिस्टामिन रहेगा कहाँ अब, ठीक है। तो इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। अब इसको ये जो हमारे मतलब हिस्टामिन होता है ये बेसिकली हमारी बॉडी में 4 जगह प्रेजेंट होता है। मतलब ये जनरेशन कहाँ पे, हमारी 4 जगह होती है। अब पहली होती है हमारी मास्ट सेल, सेकंड में होती है बेजोफिल्स, थर्ड में होती है ECL मतलब कि एंट्रोक्रोमेफिन लाइक सेल, एंड फोर्थ जगह होती है वेराइटी ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब न्यूरॉन्स जितनी भी हमारे वेराइटी ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है। तो इसको हम हिस्टामिनर्जिक न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि चारों चीज़ किस चीज़ को दर्शा रही है, ठीक है। इन चारों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं।
अब आप लोगों को याद हो अगर तो मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स के अंदर आती है। अब जैसे कि हमारा जो ब्लड होता है वो हमारे किसमें डिवाइड होता है, ये हमारे प्लाज्मा में आता है, ठीक है। तो प्लाज्मा में अब जो हमारा ब्लड होता है ये हमारे आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब जो डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है तो हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा ये सारी चीज़ें होती है ना, प्लेटलेट वगैरह। तो जो डब्ल्यूबीसी मतलब कि जो वाइट ब्लड सेल्स होती है उसके अंडर में हमारी मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल्स ये सारी चीज़ें आती हैं। अब जो हमारी मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स होते हैं ये बेसिकली हमारी वाइट ब्लड सेल्स में क्या मतलब पाई जाती है, ठीक है। इन्हीं का एक पार्ट होती है, लेकिन ये हमारी किसमें होती हैं, ये दोनों बेसिकली इम्यून सिस्टम में अपना काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अब इम्यून सिस्टम क्या है, तो इम्यून सिस्टम जैसे कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं या फिर कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है तो इम्यून सिस्टम ही हमको उससे क्या करता है, बचा के रखता है, सेव करके रखता है और उनको इनहिबिट करता है जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम में ही हमारे जो ये मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल्स होते हैं अपना योगदान देते हैं, मतलब कि हमें इवन फॉरेन पार्टिकल्स जो बाहर वाले मटेरियल्स होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं उनसे हमको बचाने का काम करते हैं, हमको सेफ रखने का काम करते हैं। तो आप लोग दो चीज़ तो समझ गए कि हमारे मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये भी उसे एक पार्ट होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, मतलब कि किसी फॉरेन पार्टिकल्स इन्फ्लामेशन से हमको बचाने में हेल्प करते हैं। और यही हमारे हिस्टामीन में भी आते हैं, मीन इसी में हमारा हिस्टामीन भी प्रेजेंट होता है। फिर हमारे आते हैं ईसीएल। तो ईसीएल ये सेल्स हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, जो पैराइटल सेल होता है जो कि हमारे क्या करता है, एचसीएल के सिक्रेशन को क्या करता है, बढ़ाता है। फिर आते हैं यहाँ पे हमारे वैरायटी ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये भी हमारे हिस्टामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें भी हमारे मास्ट सेल वगैरह प्रेजेंट होते हैं, मतलब हिस्टामिन यहाँ पे भी हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारी 4 जगह हो जाती हैं जहाँ पे हमारे हिस्टामिन का स्टोरेज होता है। अब ये हमारा मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल्स में ये नहीं है मतलब कि ये हमारा एक्टिव फॉर्म में होता है, ये हमारा बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब वो चीज़ यहाँ पे हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब समझिए कैसे। अब जैसे ये हमारे जो अंडर इसके अंदर आप लोग ये दिख रहे हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये पूरा बाहरी वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा मास्ट सेल होता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं ग्रेन्यूल्स और इसके अंदर हमारा हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। अब वो हमारे जो हिस्टामिन होता है ये हमारे एक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है जो कि हमारे एक साथ में कंपाउंड होता है हिपैरिन। तो हिस्टामिन इसके साथ में एक इनएक्टिव बाउंड में यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अभी ये मतलब ये हिपैरिन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना के रखे हुए हैं ये हमारा इनएक्टिव बाउंड है, मतलब ये अभी कोई भी असर नहीं शो करेगा, लेकिन यहाँ से जैसे ही रिलीज होता है ये अपना असर मतलब शो करना शुरू कर देता है। तो ये हमारा मास्ट सेल में कुछ इस तरह से हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। सेम ऐसे ही हमारा बेसोफिल्स में भी प्रेजेंट होता है हिस्टामिन, लेकिन हिपैरिन की जगह यहाँ पे कॉन्ड्रोइटिन होता है, ठीक है। तो ये कॉन्ड्रोइटिन के साथ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है बेसोफिल्स में। अब ये यहाँ पे वाला जो ये हमारा एक पॉजिटिव वाला कंपाउंड होता है, जो हिपैरिन होता है ये हमारा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होता है। तो ये हिस्टामिन जो है ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड होता है, ये आप लोग को याद रखना है। तो अब आप लोगों से अगर कोई पूछता है कि हिस्टामिन हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है तो आप लोगों को सिंपल सा आंसर करना है कि हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब सामने वाला पूछेगा कि पूरी बॉडी में कैसे प्रेजेंट होता है, तो पूरी बॉडी में हमारा क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ब्लड में हमारे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट सब कुछ आता है ना, तो हमारे ब्लड में क्या है, डब्ल्यूबीसी। तो व्हाइट ब्लड सेल्स में हमारे क्या प्रेजेंट होती है, मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स। तो ऑब्वियस सी बात है ना, प्रेजेंट हुआ ना हमारी पूरी बॉडी में। अब यूजुअली हिस्टामिन हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन ये हमारी कोई कोई जगह ऐसी हमारी बॉडी में होती है जिसमें ये हमारे हाई अमाउंट में मतलब हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक हमारी स्किन हो गई, मिकोजल सेल्स हो गई, लंग्स की जो मिकोजल सेल्स होती हैं, इंटेस्टाइन हो गई, यूरिनरी ट्रैक्ट हो गई, एंड टिश्यू एडजेसेंट जो हो गए मतलब सर्कुलेशन में जो हमारे होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे हाई कंसंट्रेशन में हिस्टामिन इन जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके अलावा भी जो हमारा ब्रेन होता है उसके जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसमें भी ये हमारे हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं या फिर पाए जाते हैं हिस्टामिन। तो अब हम यहाँ पे स्टोरेज के बारे में हिस्टामिन के तो समझ गए कि वो स्टोरेज मतलब वो कहाँ स्टोर होता है, लेकिन अब हम यहाँ पे जानेंगे कि हमारे बॉडी से रिलीज़ कैसे होता है। तो ये वाला पार्ट जो रिलीज़ वाला है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। मीन्स आखिर में ये जो हिस्टामिन है हमारी बॉडी में रिलीज़ कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज में तो ये हमारा बेसिकली इनएक्टिव बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब हमारा हिस्टामिन स्टोरेज में तो मतलब कि ये इनएक्टिव फॉर्म में है तो ये अपना असर तो मतलब शो नहीं करेगा। तो ये हमको जानना है कि ये रिलीज़ कैसे हो रहा है, कि मतलब अपना असर शो कैसे कर रहा है। यानी कि ये जो हमारा हिस्टामिन है ये हमारी बॉडी में कैसे इस ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में बाहर आया और कैसे अपना असर शो कर रहा है, कैसे इफेक्ट शो कर रहा है, वो चीज़ हम रिलीज़ में समझेंगे यहाँ पे ब्रीफ में।
अब अगर यहाँ पे डेफिनेशन में के फॉर्म में अगर हम बताएं आप लोगों को, तो जो हिस्टामिन होता है उस टाइम पर रिलीज होता है जब हमारी बॉडी में आईजीई एंटीबॉडीज एंड एंटीजन का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, तब हिस्टामिन हमारी बॉडी में रिलीज होता है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट आ जाता है कि हमारी बॉडी में मतलब हिस्टामिन की जगह ये एंटीजन और एंटीबॉडीज़ कहाँ से एंट्री मार गई, तो वही चीज़ यहाँ पे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल फॉर्म में समझेंगे। अब ये जो हमारे मास्ट सेल हैं, आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया कि हमारे इम्यून सिस्टम में ये हेल्प करते हैं। अब आप लोगों ने कभी ये थिंक किया है कि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्चुअल में हेल्प कैसे करता है, वर्क कैसे करता है? तो इस चीज़ को यहाँ पे हम समझते हैं। तो जो ये हमारा इम्यून सिस्टम होता है, यही हमारी एंटीबॉडीज़ को क्या करता है, जनरेट करता है। इट जनरेट्स द एंटीबॉडीज़ इन अ बॉडी। और ये जो एंटीबॉडीज़ होती है, यही हमारा मेन तलवार होता है, जो कि मतलब क्या करता है, जो हमारे बॉडी में बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स या फिर फॉरेन मटेरियल्स आ रहे होते हैं, उनसे फाइट करने का काम करती है। यही हमारी इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडीज़, मतलब कि जो बाहर के फॉरेन मटेरियल्स होती है उनसे लड़ने का काम करती है। कौन? हमारी एंटीबॉडीज़। तो यही हमारी एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी को सेव करने का काम करती है। और जो मास्ट सेल होती है, इनकी सरफेस पे आईजीई एंटीबॉडीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब एंटीबॉडीज़ तो आप लोग समझ गए कि हमारे इम्यून सिस्टम से आती हैं, जो कि हमारी बॉडी को बचाने का काम करती है। अब यहाँ पे सेकेंडली हमारा आ जाता है एंटीजन। तो एंटीजन हमारी बेसिकली वो होते हैं जो कि हमारी प्रोटीन्स और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जो कि हमारे ऑब्टेन किससे होते हैं, किसी भी डस्ट, पॉलन ग्रेन्स, फूड स्टफ्स, वेनम्स, टॉक्सिन्स, डिटर्जेंट्स एंड सब न्यूमरस केमिकल्स से ये हमारे जनरेट होते हैं, ये एंटीजेंस। अब जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझे, तो जैसे हम लोग कभी कभी जाते हैं बाहर, तो बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, धूल मिट्टी होती है, तो हम लोग को स्नीजिंग होने लगती है, मतलब छींक आने लगती है। तो ये हमारे किसकी वजह से होता है? डस्ट की वजह से होता है। अब जैसे कि जो डस्ट है वो हमारी नोज़ में आए, ठीक है, नोज़ में आने के बाद, नॉस्ट्रल में आने के बाद, अब जैसे ही डस्ट हमारी नोज़ में जाते हैं, वहाँ पे कुछ एंटीजेंस क्या होते हैं, जनरेट होने लगते हैं। और जैसे ही एंटीजेंस जनरेट होते हैं, तो यही एंटीजेंस क्या करते हैं, मास्ट सेल की जो हमने बताया था एंटीबॉडीज़ होती है, मतलब आईजीई एंटीबॉडीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, उन पे जाके ये क्या करते हैं, बाइंड हो जाते हैं। मास्ट सेल की जो सरफेस पे एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, वो एंटीजेंस इन पे आके क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। अब जैसे ही एंटीजेंस एंटीबॉडीज़ पे आके बाइंड हुए, ये क्या करते हैं, हिस्टामीन को क्या करते हैं, यहाँ पे रिलीज कर देते हैं। अब जो हिस्टामीन है, ये बेसिकली क्या करेगा, बाद में आप लोगों को स्नीजिंग कॉज कर देगा। स्नीजिंग भी हमारी क्या होती है, एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। हिस्टामीन आके यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन कॉज करेगा, फिर आप लोग को छींक आने लगेगी बिकॉज ऑफ डस्ट। तो कहानी डस्ट से शुरू होकर यहाँ पे स्नीज पे ख़त्म होती है। तो यहाँ पे जैसे हिस्टामीन रिलीज हुआ, इसने मतलब एलर्जिक रिएक्शंस को कॉज किया, फिर स्नीजिंग होने लगी, जैसे नोज रनिंग वगैरह। तो उसकी वजह से भी किसकी वजह से होता है, ये हिस्टामीन के रिलीज होने की वजह से होता है। तो इस तरह से कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें कॉज हो जाती है। जैसे डस्ट ने यहाँ पे क्या किया, एंटीजन्स को जनरेट किया, ये नोज़ में आया, एंटीजन जनरेट हुए, फिर एंटीजन यहाँ पे मास्ट सेल की एंटीबॉडीज़ पे आके बाइंड हुए, फिर इसने क्या किया, हिस्टामीन को रिलीज़ कर दिया, फिर हिस्टामीन ने क्या किया, यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शंस को कॉज किया और स्नीजिंग वगैरह होने लगी। तो इस हिसाब से हिस्टामीन यहाँ पे रिलीज़ होता है एंटीजन्स की वजह से। तो ये तो हम लोगों ने थोड़ा सा जनरली समझ लिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इस टाइप से समझेंगे कि ताकि आप लोग को एकदम पूरा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि हमारे एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ कहाँ से जनरेट हुई और कहाँ से आई, ठीक है। तो एंटीजन प्लस आईजीई एंटीबॉडी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारा जो एंटीजन आ रहा था, जो जनरेट हुआ है, वो हमारी मास्ट सेल की सरफेस पे जो आईजीई एंटीबॉडी प्रेजेंट है, उस पर जाके क्या हो रही थी, बाइंड हो रही थी। तो इसीलिए इसको हमने प्लस करके लिख दिया है। तो वही चीज़ अगर यहाँ पे देखें आप लोग, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी मास्ट सेल है। मास्ट सेल के सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो इसके ये वाला जो सरफेस आप लोग को पार्ट दिख रहा है, ये एंटीजन आया और एंटीबॉडी पे यहाँ क्या क्या कर गया, यहाँ पे बाइंड हो गया। और ये जो हेपेरिन और हिस्टामीन है, ये किसी ग्रेन्यूल्स के अंदर यहाँ पे क्या है, बाइंड है एक दूसरे के साथ। तो जैसे ही आपस से बाइंड करते हैं, ठीक है, तो ये एक तरीके के हमारे सेल होते हैं। तो सेल के अंदर क्या करते हैं, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देते हैं। जो प्रोटीन काइनेज होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, मतलब वो एक्टिव हो जाता है। तो ये हमारा एक तरीके का एंजाइम होता है। फिर ये हमारा क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज को यहाँ पे क्या करता है, जो कि हमारा एक क्या है, एक तरीके ये भी हमारा एंजाइम ही होता है क्योंकि इसमें एज लगा हुआ है। फिर इसके बाद ये हमारा जो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होने के बाद ये हमारे फॉस्फोलाइपेज सी को क्या करता है, फॉलो करता है।
उसके बाद यहाँ पे जैसे ये इसमें कन्वर्ट होता है, फिर ये क्या करता है, जो फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट होते हैं PIP3 से ये हमारा IP3 में कन्वर्ट हो जाता है, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसमें कन्वर्ट होने के बाद जो ट्रिगर होता है, तो ट्रिगर में हमारी ये कुछ कैल्शियम आयंस होते हैं, मतलब इसको हम कैटाइन भी बोल सकते हैं, तो ये इसको क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। मीन्स जो हमारी बॉडी में कैल्शियम आयंस होते हैं उनको ये हमारे रिलीज कर देता है बॉडी में। फिर उसके बाद जैसे ही हमारे कैटायंस रिलीज होते हैं, तो ये हमारे क्या कराते हैं, जो ग्रैन्यूल्स की मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में क्या कराते हैं, फ्यूजन कराते हैं। फिर जैसे ही हमारे फ्यूजन होता है तो उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है उसको क्या करते हैं, बाहर भेज देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रैन्यूल्स के कंटेंट को क्या रिलीज करते हैं, फिर वो हमारा बाहर आ जाता है। अब थोड़ा सा इसको इस मतलब डायग्राम के थ्रू समझे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, एंटीजन आया, एंटीबॉडी से यहाँ पे बाइंड किया, उसके बाद इसने बाइंड होने के बाद क्या किया, प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट कर दिया, जो कि हमारा एक एंजाइम है। और फिर ये जो हमारा ये वाला एंजाइम है, तो इसने क्या किया, कैल्शियम चैनल इसको क्या किया, ओपन कर दिया, मतलब कि कैल्शियम चैनल को रिलीज कर दिया। अब ओपन होगा तो ऑब्वियस सी बात है रिलीज हो जाएगा। उसके बाद ये जो कैल्शियम आयंस होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, ये जो ग्रैन्यूल्स, मतलब ये छोटे छोटे बने तो इसको मैंने अलग बना दिया, तो ये ग्रैन्यूल्स इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके सरफेस पे जाके बाइंड हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने फ्यूजन वाला बताया था, तो इसकी जो लेयर है ये हमारी फ्यूज़ हो जाएगी। उसके बाद ये दोनों मटेरियल क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं और आपस से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर जैसे यहाँ पे ये जो बॉन्ड होता है, जब ये ब्रेक होता है कैटायन की वजह से, ठीक है, तो ये हमारा जो हिस्टामीन H ये दिख रहा है, ये हमारा हिस्टामीन होता है, ये हमारा अलग हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पे जो हमारा हिस्टामीन होता है ये हमारा यहाँ पे रिलीज हो जाता है। तो ये सिंपल फिनोमेना हिस्टामीन को रिलीज कराने के लिए हमारी बॉडी में काम आता है। अब यहाँ पे 2-4 चीज़ें और हो जाती है, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं ब्रीफ में। मीन्स जो हिस्टामीन के साथ में रिलीज हो रही है हमारी बॉडी में, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसके साथ में जैसे कि हमारे कुछ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज होते हैं, जैसे कि प्रोटोग्लैंडिन हो गया, ल्यूकोट्रिन्स हो गया, कैनिन्स हो गया, एंड प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हो गए, तो ये भी हमारे इसी हिस्टामीन के साथ ही रिलीज हो जाते हैं। तो जैसे हिस्टामीन मतलब रिस्पॉन्स करता है, जो चीज़ शो करता है एलर्जिक रिएक्शन वगैरह, वैसे ही ये एजेंट्स भी क्या करते हैं हमारी बॉडी में, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस वगैरह एंड एलर्जिक रिएक्शंस एंड सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी बॉडी में शो करते हैं। अब हमारी बॉडी में जो हिस्टामीन होता है रिलीज होने के बाद हमारी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है। अब वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, तो चलिए उसको भी हम जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है हाइपर सेंसिटिविटी। फिर जैसे कि हमारी बॉडी में इचिंग वगैरह, थोड़ी सी हल्की फुल्की खुजली होने लगती है, स्नीजिंग मतलब कि जुकाम टाइप का लगने लगता है, छींकें आने लगती हैं, वाटरी आई, आँख से पानी मतलब आने लगता है, रनिंग नोज, तो ये सारी चीज़ें हाइपर सेंसिटिविटी मतलब इसके कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से। फिर हमारा सेकेंड आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल ऑफ द लंग्स। फिर ये क्या करता है, कुछ टिश्यू इंजरी कर देता है, मतलब हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उसमें कुछ इंजरी या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। इन्फ्लामेशन में आप लोगों को बताई चुकी कि मतलब पेन वगैरह होने लगता है हमारी बॉडी में ऐसे ही बेवजह, और एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करता है, जैसे कि यही स्नीजिंग वगैरह, और ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता दी है। तो आई होप आप लोग को इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में, रिलीज़ के बारे में पूरा का पूरा मतलब फंडा क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमारी बॉडी में हिस्टामीन रिलीज होता है और कैसे अपने इफेक्ट को हमारी बॉडी में शो करता है। अब इसके कुछ थोड़े बड़े बड़े काम भी होते हैं हमारे हिस्टामीन के, जैसे कि हमारे कुछ फिजियोलॉजिकल रोल होते हैं हिस्टामीन के हमारी बॉडी में। जैसे सबसे पहला आ जाता है हमारा ब्रोंकोस्पैम। अब ब्रोंकेल जो मतलब होती है, तो हमारी बॉडी जिसमें हम सांस लेते हैं, जो हमारी एयरवेज होती है, उसको ये क्या करता है ब्रोंकोस्पैम में, ये क्या करता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देना, सिकोड़ देता है। और स्पैम का मतलब होता है कॉन्स्ट्रिक्ट होना, मतलब कि सिकुड़ना। तो जिसकी वजह से अगर कोई भी एयरवेज हो, अगर वो ब्रोंकियल नर्व्स जो होती है अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, तो हम सांस लेने में क्या होती है, हार्ड टू ब्रीथ, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है सांस लेने में। तो यही यहाँ पे जो लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स ऑफ द लंग्स, तो ये क्या करता है, जो लंग्स की स्मूथ मसल्स होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग को ब्रीथ लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और ये होता किस वजह से, जैसे इरिटेशन कोई कॉज हो जाए या फिर इन्फ्लामेशन लिखा हुआ था, इन्फ्लामेशन हो जाए या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो जाए एयरवेज में, इसकी वजह से ब्रोंकोस्पैम यहाँ पे कॉज हो जाता है। तो इसका सिंपल सा फंडा यही है कि जो ब्रोंकियल में हमारे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स के मतलब स्मूथ मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो आई होप आप लोग को ब्रोंकोस्पैम का मतलब समझ में आ गया होगा। फिर सेकंड हमारा आ जाता है वैसोडाइलेशन। तो ये भी हमारे किसकी वजह से होता है, ये क्या कॉज करता है, हाइपोटेंशन कॉज करता है।
अब वैसोडायलेशन को समझे तो मान लीजिए जैसे कि हमारी ये ब्लड वेसल होती है, ठीक है, तो आराम से इसमें हमारा ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर यही ब्लड वेसल्स हमारी वाइडर हो जाए, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाए, चौड़ी हो जाए, डायलेट हो जाए। डायलेशन का मतलब ये होता है कि चौड़ा होना। तो जब हमारी ब्लड वेसल्स होती है, अगर ये चौड़ी हो जाती है तो ब्लड तो उतना ही है ना, तो ब्लड बहेगा, लेकिन यहाँ पे डायलेशन होने की वजह से हमारे जो ब्लड की फ्लोइंग है वो हमारी कम हो जाएगी। तो उसी को हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, हाइपोटेंशन कह देते हैं। तो ये जो वैसोडायलेशन होता है, जो वेसल्स होती है हमारी ब्लड की, जब वो डायलेट हो जाती है तो ब्लड का जो कंसंट्रेशन होता है वो काफ़ी मतलब लो मात्रा में जब बहता है, तो यहाँ पे क्या कॉज कर देता है, हाइपोटेंशन कॉज कर देता है। फिर हमारा यहाँ पे थर्ड आ जाता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन। अब यहाँ पे जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है, मतलब जो हमारा एचसीएल जो होता है, एचसीएल का सिक्रेशन मतलब ये क्या होता है, हमारे जो स्टमक होता है तो उसमें हमारे एचसीएल का सिक्रेशन होता है। तो एचसीएल का सिक्रेशन किस में हेल्प करता है, हमारे जो मतलब फूड वगैरह जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में एचसीएल का सिक्रेशन काम आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन में, मतलब कि जो हिस्टामिन अगर हमारा रिलीज होता है ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में, तो ये हमारे एचसीएल के सिक्रेशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये क्या क्या कॉज कर सकते हैं, एसिडिटी कॉज करते हैं, अल्सर कॉज कर सकते हैं। तो ये अगर जैसे कि नॉर्मली अगर एचसीएल सिक्रीट हो रहा है तो हमारे खाने को पचा मतलब खाना पचा रहा है तो डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में एचसीएल सिक्रीशन हो रहा है तो ये हमारी मतलब स्टमक में क्या करता है, एसिडिटी कॉज करता है, तो हम लोग को जलन होने लगती है। तो ये भी हमारा एक तरीके से गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट शो करता है। फिर फोर्थ हमारा आ जाता है प्रोड्यूस ओडेमा। अब ये जो ओडेमा होता है ये हमारे ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो कि जैसे हमारी जो सेल्स होती है, ठीक है, तो उसके जो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, मतलब ईसीएफ जो होता है, तो इस जगह पे हम आप लोग को एक इमेज शो करेंगे तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तब आप लोग इमेज से समझ जाएंगे कि वहाँ पे मतलब कैसे फ्लूइड बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जैसे हाथ पैर जैसे दबाओ ना तो ऐसा लगता है गड्ढा टाइप का हो रहा है, तो उस टाइप से ये ओडेमा यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की वजह से। तो ये सारी चीज़ें आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हिस्टामिन किस तरह से रिलीज होता है, किस तरह से अपने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को शो करता है हमारी बॉडी में, और किस तरह से रिएक्ट करता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो अब हम समझते हैं यहाँ पे कैटाबॉलिज्म के बारे में। तो अब जैसे कैटाबॉलिज्म यहाँ पे क्या चीज़ है, अब जैसे हिस्टामिन हमारा आता है, ठीक है, वो हमारा मतलब कि अपना रिलीज होता है, अपना इफेक्ट शो करता है, बाइंड होता है रिसेप्टर से। तो एक तरीके से इतना ज़्यादा इफेक्ट अगर हिस्टामिन शो कर रहा है तो उसको मतलब कि कैटाबॉलिज्म भी होना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी बॉडी मतलब बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हिस्टामिन ज़्यादा अपना मतलब रिलीज होने की वजह से। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब यहाँ पे मतलब इसके रिलीज़ को ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे कि अगर हमारे हिस्टामिन है तो अगर इसके स्ट्रक्चर को हम चेंज कर देते हैं तो ये अपने रिसेप्टर पे ना ही तो जाके बाइंड कर पाएगा और ना ही अपना असर शो कर पाएगा। तो यहाँ पे जो हिस्टामिन है इसको हम इमिडाजोल एंड मिथाइल ट्रांसफेरेज, यहाँ पे इसको हम क्या कराते हैं, सिंपली ट्रांसफेरेज करा देते हैं मिथाइल के साथ। तो सिंपली यहाँ पे हमने मिथाइल ऐड कर दिया तो ये हमारा हिस्टामिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल हिस्टामिन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तरीका तो हमारा ये है कि इसको मिथाइल ट्रांसफरेज करा दें, या फिर एक तरीका इसमें ये भी आता है कि इसके हम ऑक्सीडेशन डिएमिनेशन करा दें, मतलब कि जो हमारा हिस्टामिन है वो हमारे इमिडाजोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम आप लोग को थोड़ा सा डिटेल्स में बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर बहुत डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तब आप लोगों को कन्फ्यूजन भी होगी। लेकिन ऐसे अगर आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग को जीपैट में भी हेल्प करेगा। तो ये हमारा किस में आ जाता है, ऑक्सीडेटिव डिएमिनेशन इसकी कराएंगे ऑक्सीडेशन, तो ये हमारा इमिडाजोल एसिडिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो इसमें भी अगर हिस्टामिन का जैसे MAO कराते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या कन्वर्ट हो जाता है, इसमें मिथाइल इमिडाजोल एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे तीन तरीके से इसको हम कैटाबॉलिज्म इसका हम करा सकते हैं अपने हिस्टामिन का। तो ये हमारे कुछ तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम अपने हिस्टामिन को कैटाबोलाइज करा सकते हैं या फिर इसको हम डिग्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम हिस्टामिन के बारे में डिटेल्स में समझ गए कि ये हमारा कैसे मतलब सिंथेसिस हो रही थी, कैसे ये हमारा स्टोरेज कर रहा था, कैसे कहाँ पे रिलीज हो रहा था और कैसे अपना इफेक्ट शो कर रहा था। अब हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर्स पे। अब आप लोगों ने देखा होगा कि स्टोरेज वगैरह रिलीज वगैरह अपना इफेक्ट शो कर रहा था, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, लेकिन ये कैसे शो कर रहा था, बिकॉज ऑफ जब ये अपने रिसेप्टर पे बाइंड होता है, तो वो उन्हीं रिसेप्टर्स के बारे में यहाँ हम डिटेल्स में जानेंगे। तो यही जानेंगे कि हमारे कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं और ये कौन कौन से रिसेप्टर पे मतलब जाके बाइंड करता है और क्या इफेक्ट शो करता है। तो वो चीज़ हम इन हिस्टामिन रिसेप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो हिस्टामिन रिसेप्टर्स हमारे बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, जो कि हमारे चार होते हैं जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एक होता है H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर एंड H4 रिसेप्टर।
एंड ये जो चारों के चारों रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे बेसिकली जीपीसीआर होते हैं, मतलब कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं। और ये हमारे जो रिसेप्टर मतलब पूछ लिया जाता है कि हमारे हिस्टामिन के रिसेप्टर कितने होते हैं और मतलब कहाँ कहाँ बाइंड होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को जीपीसीआर मतलब जीपीसीआर हमारा हर जगह आएगा, तो जीपीसीआर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये हमारे जीपीसीआर मैकेनिज्म को भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब हम इनके चारों रिसेप्टर्स के बारे में एक एक के बारे में जानेंगे कि हमारे कौन कौन से मतलब क्या क्या किस पे कैसे बाइंड होते हैं, ये हिस्टामिन कैसे बाइंड होता है अपने रिसेप्टर्स में, क्या इफेक्ट शो करता है अलग अलग रिसेप्टर्स पे। तो चलिए इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं H1 में, तो इसका अगर हम मैकेनिज्म समझें तो जो H1 रिसेप्टर ये हमारे फॉस्फोलाइपेज CPLC को क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है और ये हमारे PIP3 को IP3 में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये हमारे क्या करते हैं, हमारे जो कैल्शियम आयन जो कैटायंस थे, जैसा मैंने आप लोग को डायग्राम में बताया था, उनको ये रिलीज़ कर देते हैं और वो हमारा क्या करता है, हिस्टामिन को जाके क्या करता है, स्टिमुलेट या फिर रिलीज़ कर देता है, वो हमारे कैल्शियम आयंस। तो सिंपली पहले भी जान चुके हैं। अब यहाँ पे बेसिकली इसके लोकेशन एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लोकेशन के बारे में जाने तो एक तो हमारे स्मूथ मसल्स और रिस्पायरेटरी मतलब NGIT ट्रैक में प्रेजेंट होता है। रिस्पायरेटरी जैसे कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे क्या कर रहा था, ये हमारे जो मसल स्मूथ मसल्स से उनको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो उस जगह पे प्रेजेंट होता है। सेकेंड हमारे CNS ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। थर्ड वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स एंड मतलब जो हार्ट की वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स होती है उनमें प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है। फिर ये हमारे T सेल्स, B सेल्स, न्यूट्रोफिल सेल्स एंड एजोनोफिल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे लोकेटेड होते हैं, जो कि हमारे क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम में बेसिकली हेल्प करते हैं। तो इस सब में हमारे जो H1 है, जो H1 रिसेप्टर है, वो हमारा लोकेटेड या फिर प्रेजेंट होता है। अब हमको ये देखना है कि जो हमारा H1 है, मतलब जो हमारा हिस्टामिन है, जब H1 पे रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है तो हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट शो करता है, क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो पहला यहाँ पे हमारा आ जाता है पेन शो करता है, मतलब जैसे हमारे पेन वगैरह होने लगेगा बॉडी में। सेकंड आता है प्रिवाइटिस, तो ये हमारा कई जगह लिखा हुआ होता है। तो प्रिवाइटिस का मतलब होता है इचिंग, मतलब खुजली होने लगती है। एंड वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन होने से हाइपोटेंशन कॉज कर देता है। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको क्या करता है, डायलेट कर देता है और ब्लड का फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है। वैसोडाइलेशन या फिर हाइपोटेंशन दोनों का एक ही काम होता है। हेडेक वगैरह से सर दर्द होने लगता है। ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हम पढ़ ही चुके हैं आगे कि मतलब ये क्या करता है, ब्रोंकियल को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। एयरवेज हमारे जो होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से हमको ब्रीथ लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। फिर यहाँ पे सेकंड आ जाता है इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी एट इन्फ्लामेशन साइट्स, मतलब कि अब आप लोग को पता होगा कि हमारे जो इम्यून सिस्टम को कौन संभाल रहा है, WBC हमारे संभाल रहे हैं, ठीक है। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो भागते हुए यहाँ पे जाते हैं। अब सिंपली अगर हम जाने तो ऐसे कि ये हमारी है क्या, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स से ये हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स बह रहे हैं, तो वो वाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे जहाँ पे मतलब इन्फ्लामेशन हुई होती है, तो वो ब्लड वेसल्स से ही हमारे वाइट ब्लड सेल्स निकल के इस वाले पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये क्रॉस अगर कर रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो वेस्कुलर कहलाएगा। अब ये क्रॉस करके यहाँ पे इस वाली मतलब वेसल्स पे आ रहे हैं, तो ये हमारा कहलाएगा परमेबिलिटी। अब इन्फ्लामेशन अगर इस वाली साइड पे हुई होती है तो वाइट ब्लड सेल्स हमारे इस वाली साइड पे आ जाते हैं जहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज हुई होती है। यहाँ से हमारे वस्कुलर मतलब परमेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जितना ही हमारे WBC, RBC या प्लेटलेट्स वगैरह जो यहाँ से मास्ट सेल वगैरह निकलते हैं, हमारे इन्फ्लामेशन साइड पे जाके क्या करते हैं, उसको वहाँ पे फाइट करते हैं और उसको सही करने की कोशिश, मतलब उसको बचाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, जो वस्कुलर परमेबिलिटी होती है इसकी इंक्रीज हो जाती है। फिर ट्रिपल रिस्पॉन्स हो जाता है, जैसे कि रेडनेस वगैरह आने लगती है। फिर ऑडेमा फॉर्मेशन, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि वो क्या करता है, फ्लूइड में जाके, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाके वो एक्स्ट्रा मतलब फ्लूइड बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जब बॉडी में जैसे गड्ढा वगैरह नहीं हो जाता हमारे, इसको दबाएंगे तो ऐसे मतलब सूदनेस नहीं आ जाती, उस टाइप से होने लगता है। फिर सीवियर एलर्जिक रिस्पॉन्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा एलर्जी दिखने लगती है। IgE प्रोडक्शन होने लगता है, यानी कि जो हमारी एंटीबॉडीज़ मतलब जिसमें एंटीबॉडीज़ पे जाके जो एंटीजन रिलीज़ हो रहा था, मतलब अटैच हो रहा था, उसकी एंटीजन की प्रोडक्शन को ये क्या करता था, बढ़ा देगा, ठीक है। तो यही सारे हमारे कुछ इफेक्ट्स होते हैं जब हिस्टामिन हमारे H1 रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होता है। तो इसमें जो हमारे H1 एंड H2 रिसेप्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि इन दोनों में ही हमारे हिस्टामिन का काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो चलिए अब हम H2 रिसेप्टर्स के बारे में जान लेते हैं कि जब हिस्टामिन हमारे H2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है तो क्या हमारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमारी बॉडी में शो करता है और ये हमारे कहाँ लोकेटेड होते हैं।
अब फिर यहाँ पे ये क्या करता है, एडिनल साइक्लेस को मतलब स्टिमुलेट कर देता है, और सी कैम्प मतलब सी कैम्प वाले साइकिल को यहाँ पे क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे काम वही होता है सेम, मतलब कि ये कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, फिर वहाँ पे जाके उसके साथ मतलब हिस्टामिन के रिलीज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यही सारी चीज़ें इसमें भी होती हैं। फिर अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारे गैस्ट्रिक पैराइटिस सेल्स में लोकेटेड होता है, H2 रिसेप्टर। वेस्कुलर स्मूथ मसल्स जो हमारी होती हैं उनमें लोकेटेड होता है, CNS एंड हार्ट एंड यूट्रस में भी ये क्या करता है, लोकेटेड होता है, H2 रिसेप्टर्स। अब इसके इफेक्ट के बारे में शो करें तो ये हमारे क्या करता है, जब मतलब हिस्टामिन जब रिलीज हो जाता है हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, तो ये क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को मतलब HCl को, जो हमारे स्टमक में जो HCl होता है जो कि खाने पचाने का काम करता है, HCl के सिक्रीशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, जो कि हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक एसिड को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। हमें एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा होने लगती है, अल्सर प्रॉब्लम, उसकी वजह से अल्सर भी कॉज होने लगता है। फिर ये वैस्कुलर परमेबिलिटी कॉज करता है, एंड वैसोडाइलेशन को भी क्या करता है, बढ़ा देता है। वैसोडाइलेशन मतलब कि जैसे मैंने आप लोगों को वैसोडाइलेशन के बारे में बता दिया है कि वैस्कुलर जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, उनको डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो होता है वो कम हो जाता है। तो ये हमारे जब हिस्टामिन जब H2 रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होता है तो ये क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, या फिर ये सारी इफेक्ट शो करता है। फिर हमारा आ जाता है H3 रिसेप्टर। तो H3 रिसेप्टर हमारा जो होता है, तो H3 रिसेप्टर जो होता है ये बेसिकली हमारे CNS में फाउंड होता है, मतलब CNS में प्रेजेंट होता है, और इसका नेचर होता है इनहिबिटरी नेचर का होता है ये। इट मीन्स जब अगर हमारा जो हिस्टामिन होता है अगर H3 रिसेप्टर्स पे अगर बाइंड करता है तो ये हमारे हिस्टामिन के इफेक्ट को या फिर रिलीज को क्या करता है, रोकता है। इनहिबिट मतलब रोकना। तो ये पहली चीज़ तो हम लोग समझ गए इसमें कि ये क्या करता है, हिस्टामिन के रिलीज को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। एंड ये हमारे कुछ मतलब जैसे 5-HT है, डोपामीन, NAD एंड एसिटाइलकोलिन एंड गाबा एंड मतलब CNS बाई एक्टिंग एज हेट्रो रिसेप्टर। तो इनको क्या करता है, इनके इफेक्ट को रिलीज करता है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है। तो ये क्या मेनली आप लोग जान गए, हिस्टामिन की रिलीज को कम कर देता है, और बाकी जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको उनके इफेक्ट या फिर रिलीज को क्या करता है, मॉड्यूलेट कर देता है, H3 रिसेप्टर। बाकी ये CNS में एक्ट करता है हेट्रो रिसेप्टर की तरह। फिर लास्ट हमारा आ जाता है H4 रिसेप्टर। तो ये हमारे हीमोपोएटिक सेल्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, लोकेटेड होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये हीमोपोएटिक सेल्स जो होती है बेसिकली कुछ स्टेम सेल्स होती है जो कि हमारे ब्लड सेल्स मतलब बाकी जो ब्लड सेल्स होते हैं उसको क्या करता है, बढ़ाने में काम करता है। अब इनका इफेक्ट जो होता है, इफेक्ट ये होता है कि ये हमारे इम्यून फंक्शन को मॉड्यूलेट करने के में हेल्प करता है। तो ये इसका इफेक्ट होता है, मतलब इम्यून सिस्टम जो होता है उसके फंक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो आई होप आप लोगों को हिस्टामिन के बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग को इतने इजी फॉर्म में समझाया तो आप लोग को थोड़ा बहुत तो एकदम क्लियर हो ही गया होगा एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट लेके आएंगे बहुत ही जल्द, जिसमें हम H1 एंटागोनिस्ट की ड्रग, H2 एंटागोनिस्ट की ड्रग एंड गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर एंड योर फैमिली। तो जो इसके जो नोट्स वगैरह हैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली मिल जाएंगे।